Yes, children, in continuation, now we take the next topic, that is coefficient of limiting friction. In the earlier video, we have discussed what is friction, how can we define it. Next, what are the various types of friction, internal, external, and the external friction is classified into various ways, that is your static friction, limiting friction, then kinetic, and then again kinetic is divided into two parts, that is sliding and rolling friction. So these all things we have discussed earlier, and we have discussed the laws of friction also. हमने फ्रिक्शन के लॉज भी बताए थे, फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताई थी, फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल्स बताए थे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम पर, ठीक है। अब इसी में आगे हम लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक मैथमेटिकल पैरामीटर। व्हाट इज कोएफिशिएंट? इट इज अ मैथमेटिकल पैरामीटर व्हिच गिव्स अस आइडिया अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स और द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये उसका आइडिया अगर हमें मैथमेटिकल वैल्यू से लेना है तो उसको हम डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा है अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ये है और इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, सपोज दिस एफ, एंड वी हैव टेकन दिस एफ इज अप्लाइड फोर्स, वी हैव टेकन दिस एफ एज अप्लाइड फोर्स, एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एफ, इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, and this is weight always x vertically downward, and this is normal reaction R. So R is the reaction of this weight mg, which is called normal reaction R. This is weight of the body, and this is reaction. And which reaction? Normal reaction. This is normal reaction. ये normal reaction, और ये weight of the body हो गए। तो अब देखिए इस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, बाय लॉज ऑफ फ्रिक्शन कैसे लेते हैं, बाय द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक लॉ आपने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन का, जिसमें हमने कहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कैसे आया था एक बार फिर हम रिमाइंड करा देते हैं, जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका वेट भी उतना ही ज्यादा होगा, और उतनी उसकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। हमने 3 एग्जांपल बताए थे, आप कार का एग्जांपल ले लीजिए, आप बस का एग्जांपल ले लीजिए, आप ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए। कार से ज्यादा फोर्स वेट किसका है? बस का है। बस से ज्यादा किसका है? ट्रेन का है। तो कार से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स किसका होगा? बस का हो जाएगा। बस से ज्यादा किसका हो जाएगा? ट्रेन का हो जाएगा। तो इस तरह से दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस आर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो व्हाट इज दिस लॉ? दैट इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, force of limiting friction is directly proportional to normal reaction, or I can say F proportional to R, or the proportionality sign can be removed by the sign of equality along with a coefficient, and when you write its name, this is called coefficient of limiting friction. Coefficient of limiting friction, इसे कहते हैं हम coefficient of limiting friction. This is known as coefficient of limiting friction, in which, or if you want to define it from equation 1, mu is equal to F upon R. So how will you define it? mu को कैसे define कर सकते हैं? So mu can be defined as the ratio of force of friction divided by normal reaction R. Force of friction acts always on the surface is in contact. ये यहाँ पे काम करेगा force of friction. Reaction are normal to the surface. So this F divided by R is equal to the coefficient of limiting friction, or it is the ratio of force of friction. Which force? Force of limiting friction, and नॉर्मल रिएक्शन आर। अच्छा बताइए रिएक्शन किसकी है? रिएक्शन किसकी है? वेट की। इट मींस वेट की रिएक्शन है तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी क्या होगा? फोर्स हो जाएगा, और ये भी फोर्स है, दैट इज ए फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इट विल बी यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस।
इट इज यूनिटलेस, इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी केवल मैथमेटिकल वैल्यू होगी. सो इट इज डिफाइंड है द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. विच फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा बताया था बच्चों? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए वर्ज टू मूव. When an object is at a verge means just about to move. Actual motion is not started yet. It is just about to move. That is the maximum value of the static friction, which is called the limiting friction. ये limiting friction आपने बताया था और यहाँ से हमने define कर दिया. That is F upon R. ये definition बनी इसकी. And on which parameters it depends? It depends. Number one, on nature of surfaces in contact. What do you mean by nature? By which material the two objects are made of. सबके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होगा. तो किस मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके लिए भी इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी. वुड है, वुड प्लास्टिक है, रबर वुड है, आयरन है, मेटल है, उनके लिए म्यू की वैल्यू. तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर. एंड सेकंड इज इट डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस एंड roughness of an object. It depends on smoothness and roughness of the object. जितना ज्यादा स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना ही कम हो जाएगा, और जितना रफ होगा ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा. तो इस तरीके से ये हमने डिफाइन कर दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. बट इफ वी नीड समटाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, it is defined as mu k is equal to F upon R, and this is Fk, and this Fk is nothing but it is force of kinetic friction. So another same concept, but when the object starts moving, the frictional force between these two surfaces in contact becomes Fk, which is the force of kinetic friction, which is slightly less than the force of limiting friction. We have plotted a graph, उसमें थोड़ा नीचे आता है, कम आता है वैल्यू, और ये भी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है. डिवाइडेड by R, it is called constant coefficient of which friction? Kinetic friction. It is represented by mu k. So there are two types of coefficient of friction. It is limiting friction, it is kinetic friction. Limiting friction, ratio of the force of friction, limiting friction divided by normal reaction R. It is force of kinetic friction divided by normal reaction R. तो दो तो ये बनते हैं, ठीक है. ये तो coefficient of friction हो गया. Now angle of friction. Now we want to define angle of friction. What is angle of friction? We come to next, angle of friction. Angle of friction. Say it is theta. Angle of friction theta. तो देखिए क्या करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए. यहां से ये कंडीशन अरेंज करें और ये कंडीशन like this. So this angle is called angle of friction. ये जो एंगल थीटा है, it is called angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये थीटा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ, ये रिजल्टेंट फोर्स है. कौन से वाला रिजल्टेंट? अगर इस पॉइंट को कह दें, इस पॉइंट को ए कह दीजिए, और इस पॉइंट को बी कह देते हैं, और इस पॉइंट को क्या कह देते हैं? सी कह देते हैं. तो व्हाट इज OC? OC is the resultant of normal reaction R and force of friction capital F. ये जो कैपिटल F आपने लिया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F और R का क्या है? ये रिजल्टेंट है. कौन से लॉ से? इट इज बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. सो दिस इज F, दिस इज R. These two vectors are perpendicular to each other. Draw a parallelogram, and then this OC will give the resultant of these two vectors. So it is the angle made by resultant of normal reaction R and force of friction with किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन R. तो हम डिफाइन करेंगे, इट इज द एंगल मेड बाय किसने? रिजल्टेंट ऑफ किसका रिजल्टेंट? नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या और नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी कह सकते हैं. नॉर्मल रिएक्शन R पहले ये ले लिया, एंड किसका है बच्चों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन R.
सो दिस एंगल विद नॉर्मल रिएक्शन, आर के साथ जो रिजल्टेंट बना है, किसका रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा ये ओसी, और ये नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल बनाएगा, और द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज एफ एंड आर इनके बीच का एंगल बनेगा। अब देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं, बाय फ्रॉम फिगर। अब देखिए फिगर से बच्चों टेन थीटा लो कितना आएगा, यहाँ से टेन थीटा बताओ कितना होगा, टेन थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो टेन थीटा आ जाएगा। कौन से वाला ट्रायंगल से, ओ बी सी, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, बेस, कितना है परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ओ सी, एंड व्हाट इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ओ ए, एंड दैट इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी, नॉट ओ सी, दिस इज ओ बी, and what is OA? OA is equal to F and this is equal to R. It is equation number first. This is F divided by R is equal to tan theta, but we know that, क्या जानते हैं हम, अभी हमने डिफाइन किया था म्यू इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन R. So from equation first and second mu is equal to tan theta. So this is the relation of, or relation between mu and theta. So not only we have defined the angle of friction, but we have established the relation between किस के बीच में, mu and theta. ये mu और theta के बीच का रिलेशन है, जहां mu को हम क्या कहते हैं, mu is known as coefficient of friction and tan theta is the tangent of the angle of friction. So this is angle of friction and this relation between with mu. Next is angle of sliding. And sometimes it is called angle of repose. Angle of sliding और angle of repose, ये क्या होता है। अब देखिए एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज को भी हम डिफाइन कर देते हैं। ये रिजल्ट अभी हम इसको रहने देते हैं, इसका भी यूज होगा। तो ये तो हमने बाय लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सप्लेन कर दिया, ये रिलेशन भी आ गया हमारे पास। अब देखिए ये क्या होता है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है, हम इसको एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग, देखिए जरा, अगर हम ये कोई एक रजिस्टर ले लेते हैं इस तरह से, और ये चलिए इससे हम एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ आप इस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, आप ऐसे रख दीजिए इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यहाँ से प्लेन से इसका एक एंगल बनाइए। अभी तो ये कैसा हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, अब आपने बताइए यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के नहीं, ये हमारा मार्कर क्या इंडिकेट कर रहा है, एंगल है। अब बताइए क्या ये स्लाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। When it is at a verge to slide down, at a verge, अभी भी नहीं, और एंगल बढ़ाया आपने, और अब देखिए स्लाइड कर गया है। When it is just about to slide down or it is at a verge to slide down, angle made by this inclined plane with horizontal is called angle of sliding. So the angle of the inclined plane at which an object kept is just about to slide down. ये slide down की कंडीशन में हो जाए तो ये जो एंगल बनेगा, अगर हम यहाँ से इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखिए जो एंगल आप यहाँ से ले सकते हो, ये देखिए हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है कि नहीं, ये एंगल बन गया। अब एंगल और बढ़ाइए प्लेन से, प्लेन का और एंगल बढ़ाइए, और बढ़ाते जाइए, और कहां तक लेके जाएंगे, टिल इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन। अब देखिए स्लाइड कर गया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, व्हेन इट इज एट ए वर्ज टू स्लाइड डाउन, स्लाइड करने से पहले, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो देखिए कैसे डिफाइन करोगे इसको, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन at which an object kept is at a verge to slide down. ये क्या है, at a verge to slide down, और ये एंगल बनेगा, देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से एंगल अगर अल्फा ले लें, ये ए बनेगा, ये बी मान लीजिए, ये सी ले लीजिए। तो ये जो अल्फा है, अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है एंड इट एट ए वर्ज टू स्लाइड डाउन, ये स्लाइड करने की कंडीशन में है, अब तब जाकर के हम इस एंगल को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। अब जरा देखिए इसमें, अब इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए ये तो बॉडी का अगर इसका मास m है तो वेट इज ऑलवेज विल एक्टिंग ऑन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, कोई बॉडी रखी है तो वेट हमेशा किधर काम करेगा, नीचे काम करेगा। अब रिएक्शन बताइए कहाँ होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो बताइए इसकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और जैसे जैसे आप इसको आप इंक्लाइन करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी रिएक्शन नॉर्मल है,
और अगर आपने इंक्लाइंड कर दिया तो रिएक्शन भी कैसे होगी, इंक्लाइंड होगी। तो यहाँ जो नॉर्मल बनेगी इस एंगल पर, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये बनेगा रिएक्शन आर। अब रिएक्शन चेंज हो गया, इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल बना दीजिए, परपेंडिकुलर बना दीजिए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब देखो बच्चों, यहाँ वेक्टर की हेल्प लेते हैं। वेक्टर की हेल्प लेने से पहले से बताइए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऑब्जेक्ट किधर नीचे की टेंडेंसी रखता है, नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है, और नीचे की तरफ टेंडेंसी रखेगा तो यहाँ कौन से वाला फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, ठीक है। ये क्या हो गया, वेट हो गया इंक्लाइंड प्लेन पर। और ये कौन सी रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन, इट इज नॉर्मल रिएक्शन। अब किस फोर्स की वजह से नीचे जाएगा, पहले अगर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ तो किस फोर्स की वजह से नीचे गिरता है, mg की वजह से। अब किस फोर्स की वजह से नीचे जाएगा, तो देखिए यहाँ आप इसको रिजॉल्व करेंगे हम। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल बताओ कितना होगा, 90। ये एंगल बताओ कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। और ये अगर 90 है, इसमें से 90 अल्फा निकालो, कितना बनेगा, अल्फा बन गया। ये एंगल अल्फा आ गया। और अगर ये एंगल अल्फा है तो देखिए इस mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कंपोनेंट तो हो जाएगा mg cos अल्फा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin अल्फा। क्या किया हमने, एक बार फिर समझ लीजिए, हमने इस mg को रिजॉल्व किया इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज mg cos अल्फा एंड सेकंड इज mg sin अल्फा। तो ये mg जिधर अल्फा बनता है, पहले तो एंगल निकालो ज्योमेट्री से। अगर ये अल्फा है तो ये 90 हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, ट्रायंगल में। और ये 90 डिग्री है तो 90 में से अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो कितना बचेगा, अल्फा बच जाएगा। और अल्फा की साइड, एंगल की साइड कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस होता है, और उसके परपेंडिकुलर साइड कौन सा होता है, साइन होता है। तो ये mg cos अल्फा और ये mg sin अल्फा। एंड व्हेन इट इज एट ए वर्स्ट टू स्लाइड डाउन, व्हेन इट इज एट ए वर्स्ट टू स्लाइड डाउन, बताइए इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जस्ट अभी रुका हुआ है, एक जगह रुका हुआ है, स्लाइड करने वाला है। कब रुका हुआ होगा, जब ये रिएक्शन आर किसको बैलेंस करेगा, mg cos अल्फा को, और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस करेगा, mg sin अल्फा। तभी तो रुक सकता है। ये मार्कर यहाँ क्यों रुका हुआ है, क्योंकि इसके वेट को हमने क्या किया, बैलेंस किया है। तो वन डायमेंशनल का था, अब इसमें टू डायमेंशनल हो गया है। ये क्यों यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ नीचे ले जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, mg sin अल्फा। अगर आपसे पूछा जाए इंक्लाइंड प्लेन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे स्लाइड कराने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, mg नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, mg sin अल्फा होता है। इट इज ड्यू टू mg sin अल्फा, जिसकी वजह से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। और अगर इसको यहीं एक जगह रोकना है तो देखिए वर्टिकल फोर्स वर्टिकल को बैलेंस करेगा, ये फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के जो अलोंग फोर्सेज है ये दोनों बैलेंस करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, नाउ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा। एंड व्हाट अबाउट f, f इज इक्वल टू, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कैपिटल F, इज इक्वल टू mg sin अल्फा। एंड डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, that is equal to f upon r is equal to sin alpha upon cos alpha। mg से mg कट जाएगा, is equal to tan alpha। and what about, but f upon r किसके इक्वल डिफाइन किया था हमने, म्यू। so म्यू is equal to tan alpha, म्यू is equal to tan alpha। ये नई इक्वेशन निकल के आ गई, इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन बन के आ गई। तो म्यू क्या है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और अल्फा क्या है, अल्फा इज क्या है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड अल्फा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड अल्फा इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग। सो बाय दीज टू रिलेशंस, इन दोनों रिलेशंस को भी आप मिला दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा और थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड व्हाट इज अल्फा, alpha is angle of sliding, angle of sliding। it means angle of friction is equal to the angle of sliding। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप इस तरह से डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ से आप म्यू को रिलेट करते हैं थीटा के साथ, यहाँ से म्यू को रिलेट करते हैं अल्फा के साथ। अगर दोनों केस में म्यू सेम है, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी, दोनों में म्यू की वैल्यू सेम है, तो ऐसे केस में थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा आएगा। सो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, तो ये देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमने सबसे पहले इसमें डिफाइन किया था कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद हमने इसमें डिफाइन किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर हमने डिफाइन किया था इसमें एंगल ऑफ रिपोज, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड क्या होगा बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये भी रिलेशन हो गया, तो एक अच्छा कंप्लीट ये टॉपिक बन गए। एंड नाउ
we'll take it next on the next term. We'll continue it on the next term.